आज की इस वीडियो में आप सभी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के जो भी तैयारी करते हैं टोटल 24 क्वेश्चन लेकर आए हैं और मैं आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा कराऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मानता हूं कि आप भले ही अच्छे तैयारी करने के लिए आपको अच्छे से थ्योरी पढ़ना होता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस को बेहतर आंकने के लिए ऐसे ऐसे टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए कि आपको कितने, जैसे आज मैं 24 क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो अगर आप वीडियो को देखते हैं तो 24 में से आपको कितना क्वेश्चन आ रहा था, इससे आपका कॉन्फिडेंस का भी जो है पता चलता है। ठीक है, अगर 24 में से आप अगर 15 से कम अगर आपका आ रहा है, मतलब आपको अभी पढ़ने की मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप 20 के आसपास ला रहे हैं 24 में से, यानी आपका जो लेवल है तैयारी का काफ़ी ज़बरदस्त है। तो इससे आपको पता चलता है कि हाँ, आपकी तैयारी कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है। भले आप थ्योरी पढ़े, जो भी पढ़े, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़े, लेकिन आपको ऐसे वीडियो ज़रूर देखना चाहिए जिससे आपको पता लगेगा ईमानदारी से कि हाँ, आपको 24 में से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू और चैनल पर नया है तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए करते हैं एक से शुरू। प्रश्न है यहाँ पे, कहता है फ्रायड ने मन की तुलना पानी में तैरते हुए आइसबर्ग से की। आइसबर्ग में चेतन अचेतन भाग बताना है। ठीक है ना। देखिए, फ्रायड ने आइसबर्ग सिद्धांत जो दिया उसमें पानी पर जब बर्फ़ के टुकड़ा तैरता है तो कितना हिस्सा डूबा रहता है, कितना हिस्सा पानी के ऊपर रहता है, इस बेस पर इन्होंने आइसबर्ग में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल को बताया। ठीक है ना। तो इसमें हमसे चेतन और अचेतन का भाग पूछ रहा है। ठीक है ना। तो 1/10 भाग चेतन और 9/10 भाग अचेतन का। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे फ्रायड ने जो आइसबर्ग सिद्धांत दिया उसमें चेतन का कितना भाग है और अचेतन का कितना भाग है, तो चेतन का 1/10वां भाग है और अचेतन का 1/10वां भाग है, सॉरी 9/10वां भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो अल्फ्रेड एंड एल्डर ने। ठीक है ना। अल्फ्रेड एंड एल्डर को इंडिविजुअल साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में करके रखें। ठीक है। आगे है यहाँ पे, फादर ऑफ साइकोसोमैटिक मेडिसिन कहा जाता है, यानी फादर ऑफ साइकोसोमैटिक मेडिसिन कहा जाता है किनको, तो ये कहा जाता है फ्रेंच एलेक्जेंडर को। ठीक है ना। फ्रेंच एलेक्जेंडर को फादर ऑफ साइकोसोमैटिक मेडिसिन कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करके जरूर रखें। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, चौथा नंबर है, दुनिया का पहला साइकोलॉजिकल जिसे नोबेल प्राइज मिला। दुनिया का पहला साइकोलॉजिस्ट जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वह कौन है, तो उसका नाम रुडोल्फ जेकल है। ठीक है ना। रुडोल्फ जेकल है, ये इसको याद रखिए। रुडोल्फ जेकल है, इसको याद रखना है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होता है, तो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर एक बार वीडियो से नहीं दिमाग में बैठे तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, लेकिन दिमाग में जरूर रखिएगा। फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री किसे कहा जाता है, जॉन वेयर को। ठीक है ना। जॉन वेयर को जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कहा जाता है। ठीक है। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, देख सकते हैं, विश्व का प्रथम मेंटल हॉस्पिटल कहाँ स्थापित हुआ, तो विश्व का प्रथम मेंटल हॉस्पिटल मानसिक अस्पताल इंग्लैंड में स्थापित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। यहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी जिसे हम लोग ईसीटी बोलते हैं, इसकी खोज किसने किया, तो कार्लेट एंड लोगिनी बिन्नी ने। ठीक है ना। कार्लेट एंड लोगिनो बिन्नी ने इसका खोज किया ईसीटी का। ठीक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी जो कि गंभीर मानसिक रोगियों को उपचार दिया जाता है इलेक्ट्रोड के सहायता से, तो ये कार्लेट एंड लुगिनो बिनी के द्वारा खोज किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड के साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिद्धांत के अनुसार जीनाइटल स्टेज की शुरुआत होती है, यानी जो जीनाइटल स्टेज होता है फ्रायड के साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसके अनुसार जीनाइटल स्टेज की शुरुआत कब होती है, तो यह लगभग 3 साल से शुरुआत होती है। जीनाइटल स्टेज कब से, 3 सालों से। ठीक है, याद रखिएगा।
फैलिक स्टेज कब शुरू होता है? फैलिक स्टेज किसे बोलते हैं? तो फैलिक स्टेज हम लोग 3 से 5 साल के जो एज होता है इसको हम लोग फैलिक स्टेज बोलते हैं, ठीक है। फैलिक स्टेज को और किस नाम से जानते हैं आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में सेल्फ वर्थ जैसी भावनाओं कब विकसित होती है? बच्चा में सेल्फ वर्थ जैसी इमोशन भावना कब विकसित होती है? तो लेटेंसी स्टेज में। लेटेंसी स्टेज का पीरियड एज क्या होता है? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ये हम पढ़ा चुके हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना, मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के लास्ट डोज देने के बाद किस समय विड्रॉल सिम्टम्स अपने लेवल पर पहुंच जाता है? कहता है मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के अंतिम डोज देने के बाद किस समय पर विड्रॉल सिम्टम्स अपने लेवल पर पहुंच जाता है? तो मीथाडोन हाइड्रोक्लोराइड के लास्ट डोज देने के 48 से 72 घंटे के समय में विड्रॉल सिम्टम्स अपने लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, बच्चा सेल्फ आइडेंटिटी स्वयं के पहचान के लिए आंतरिक संघर्ष कब से प्रारंभ करता है? तो बच्चा स्वयं के पहचान के लिए 1 से 3 वर्ष के उम्र से बच्चा में ये जो है चीज़ें शुरू हो जाता है कि वह स्वयं के बारे में भी समझ सके, पहचान कर सके। तो सेल्फ आइडेंटिफाई 1 से 3 वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है, बच्चे अपने आप को खोजना शुरू कर देता है। आगे है, मेंटली हेल्दी पर्सन कहा जाता है, मानसिक रूप से जो स्वस्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो आर एबल टू देयर ऑन बेसिक, यानी वह जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से वह समर्थ होते हैं काम को करने में, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जो है ध्यान में, मेंटली हेल्दी पर्सन, ठीक है ना, कहा जाएगा जो क्या होगा, आर एबल टू देयर ऑन बेसिक, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, तो बुलिमिया नर्वोसा में पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या है? बुलिमिया नर्वोसा एक समस्या है जिसमें पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण क्या होता है? बेस्ड ऑन रियलिस्टिक लिमिट, यानी जो वातावरण हो वह रियलिटी पर बेस्ड हो और वह लिमिटेड हो, सीमित हो। यह बुलिमिया नर्वोसा के लिए एक उपयुक्त वातावरण, लिमिट का ध्यान रखा जाता है, साथ में वो रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए। आगे है, थर्ड डेवलपमेंट के लिए लेटर पर्सनल थ्योरी किसने दी? थर्ड डेवलपमेंट के लिए लेटर पर्सनल थ्योरी किसने दी? तो सैरी स्टेज सुल्बियन ने, ठीक है ना, सैरी स्टेट सुल्बियन ने जो है थर्ड डेवलपमेंट के लिए लेटर पर्सनल थ्योरी दिया इन्होंने। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ, तो आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी द प्राइमरी इमरजेंसी ऑफ द पर्सनालिटी इज डेमोन्स्ट्रेटेड अराउंड द एज। कहता है कि अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल थ्योरी प्राथमिक जो इमरजेंस ऑफ द पर्सनालिटी, यानी एक प्राथमिक रूप से व्यक्तित्व के प्रदर्शित कब जो है होने लगता है? तो कोई भी लगभग मैं बता दूं तो 4 साल के एज में वह खुद के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के सिचुएशन में प्राथमिक रूप से आ जाता है, वो 48 साल के एज में 48 महीने में। आगे है 70 नंबर है, हाइपोथायराइज्म का लक्षण है। तो हाइपोथायराइज्म का लक्षण होता है थायराइड का बढ़ जाना, ठीक है ना। जो हाइपोथायराइज्म होता है इसमें आपको थायराइड का जब आप टेस्ट कराते हैं तो इसमें जो है आपका जो लेवल होता है बढ़ा हुआ होता है हाइपोथायराइज्म में, तो वजन बढ़ना इसका प्रमुख लक्षण होता है, समझ गए। आगे है, डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण क्या है? तो डायबिटिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज का कमना, जैसे ही ग्लूकोज का कमता है तो घबराहट की स्थिति, बेचैनी आने लगती है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हार्मोन के अधिक उत्पादन से गैलेक्टोरिया होता है, यानी किस हार्मोन के अधिक उत्पादन से गैलेक्टोरिया होता है? तो प्रोलैक्टिन जो होता है ना, प्रोलैक्टिन के अधिक उत्पादन से गैलेक्टोरिया होता है, ठीक है। इसको गैलेक्टोरिया क्या होता है ये भी हम बता चुके हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आगे मैं बढ़ता हूँ, 20 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ट्यूमर के पुरुष रोगियों में पाया जाने वाला समान लक्षण क्या है? कहता है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ट्यूमर, यानी ट्यूमर होने से प्रोलैक्टिन में सिक्रेशन में वृद्धि होता है और
इसके वृद्धि होने से पुरुषों में कौन सा समान लक्षण पाया जाता है? तो जैसे ही प्रोलैक्टिन में ज़्यादा वृद्धि होता है, ट्यूमर होता है और प्रोलैक्टिन सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो पुरुषों में सेक्सुअल डिज़ायर कम जाता है, ठीक है, कामेच्छा में कमी हो जाती है। ओके, आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाइपोफाइसेक्टोमी की समान कॉम्प्लिकेशन क्या है? हाइपोफाइसेक्टोमी की समान कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो हाइपोफाइसेक्टोमी की समान जटिलता है हाइपोप्यूटरिज्म, ठीक है ना। हाइपोप्यूटरिज्म हाइपोफाइसेक्टोमी का कॉम्प्लिकेशन जटिलता होता है। चूँकि यहाँ पे सर्जरी है, तो ये सर्जरी है, तो यहाँ पे हाइपोप्यूटरिज्म तो होगा ही, सर्जरी के बाद तो चीज़ें कम ही जाएगा ना, वही चीज़ है। आगे है 22, कुशिंग रोग का लक्षण चिन्ह क्या होता है? तो कुशिंग रोग जो है ये भी हार्मोन डिसऑर्डर ही है, हार्मोन में इम्बैलेंस होने से ही। तो कुशिंग सिंड्रोम का लक्षण होता है पतली और नाजुक त्वचा हो जाता है, समझ गए, स्किन पतली और नाजुक कमज़ोर हो जाता है। स्त्री में पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल सिंड्रोम में निम्न हार्मोन की कमी हो जाती है। यानी स्त्री में पेरीमेनोपॉजल यानी मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के लक्षण में कौन सी हार्मोन की कमी हो जाती है? जब मेनोपॉज होने वाला होता है उससे पहले या फिर मेनोपॉज होने के समय कौन हार्मोन में कमी आ जाता है? तो जो एस्ट्रोजन जो महिला का हार्मोन है उसमें कमी होने से मेनोपॉज होता है या मेनोपॉज की संभावना बनने लगता है, ठीक है, जिसके बाद मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। आगे और आज का आखिरी क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन है, पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम में निम्न में से किस फंक्शन में कमी के कारण एस्ट्रोजन की कमी होती है? तो देखिए, पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम यानी मेनोपॉज से पहले के जो सिंड्रोम होता है संभावित वाला, किसके निम्न के फंक्शन में कमी होने से एस्ट्रोजन में कमी आती है? तो जो डिंब ग्रंथि होती है ओवरी, ओवरी में जो है आपको जो हमारा ओवरी डिंब ग्रंथि होता है जहाँ पे अंडा बनता है, जहाँ से हार्मोन का सिक्रेशन होता है, तो ओवरी के काम करना ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, जिसके कारण एस्ट्रोजन स्रावित नहीं होता है और फिर जो है मेनोपॉज की स्थिति आ जाती है, ठीक है ना। तो ओवरी में गड़बड़ी होने से एस्ट्रोजन सिक्रेशन में कमी आती है और एस्ट्रोजन में कमी आने से महिलाओं में मेनोपॉज आता है, जहाँ मासिक धर्म आना बंद हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये आज का 24 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने आज आपको 24 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराया। आप इस 24 में से कितना सही सही जानते थे, कमेंट करके आप जो है हमें ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।